बिल्कुल। आरबीसी 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 नहीं बनेगा, प्लेटलेट नहीं बनेगा, है ना, जी। डब्ल्यूबीसी हाँ सेल्स नहीं बनेगी। मैक्सिमम जो हाँ। रेड बोन मेरो होता है व्हाइट बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जी को ज्यादा से ज्यादा लड़ने की शक्ति चाहिए, है ना। जी ये बिल्कुल। सारी ये हाँ सारी हाँ। चीज मैं बताऊंगा आपको, सारा कंप्लीट बताऊंगा आपको मैं, है ना। ये ठीक चीजें है, हम थैंक यू लोगों सर। को, जी ये हम लोगों को, मैं इसीलिए थोड़ा सा मिक्सअप करके चल रहा हूँ। जो नए लोगों के लिए उनको 2 दिन का बता दिया, आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमोपैथी को प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोमोपैथी हमारे बॉडी के लेवल पर काम कर रही है, उसमें होता क्या है, उसका हमारे एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन होता है। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप्स की, ठीक है। और कल मैं आपको बताऊंगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्लस हमारे नक्सोमी का, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी हाँ सर। और सर पैथोलॉजी क्लास के थोड़ा लिंक दीजिएगा ना, आप बोले थे उस दिन जहाँ सर, पढ़ा रहे। ग्रुप में डल चुकी है, जो हमारे ग्रुप मेंबर है ग्रुप में डल चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, ठीक है। ओके, चलो हम देखेंगे, अभी हमारी क्लास आ रही है। हेलो सर, ये BD 84 का जनरल एनाटॉमी का भी PDF डाल दीजिए सर। सर मेरे पास पीडीएफ नहीं मिलेगा, आई एम नॉट, मतलब मैं जो कंसिडरेशन करता हूँ वो बुक सबसे बेटर है शॉर्ट एंड स्वीट में, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो बिलोंगिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की है। आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। उतना टाइम आप केवल नोट्स बनाने में लगा दीजिए, आप देखिएगा रिजल्ट, आपको अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते सर, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ सर। जी एक फीडबैक था सर। जी बताऊँ सर? सर एक पेशेंट को प्रोथर्मिन लेवल डिफरेंस होके IBP होके उनको पैरालिसिस हो गया था सर। जी कभी भी उनका 3.6 से कम नहीं आया था सर, 2 साल से ये परेशान था। जी और इसके लिए डेली 3-4 टैबलेट्स खा रहा था सर, एस्पिरिन टैबलेट्स। जी मैंने हमारा S1-1M F1-1M और बाकी का जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक का फार्मूला चलाया था सर। जी 1 महीने में वो नॉर्मल आ चुका है सर, 1 वेरी गुड। प्रोथर्मिन लेवल 1 महीने में 1 आ गया है। वो पेशेंट भी आ रहा, अभी फीलिंग बेटर। जी वो बिल्कुल पूरा आश्चर्य है सर, ये कैसे हो गया है, सर। इतना साल से नहीं हुआ था। जी ये केवल और केवल किरण सर एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड के बिहाफ पे ही हो सकता है। ये सर, ये सर। अरे सब लोग माइक ऑफ कीजिए, सुनाई नहीं देता। मनीष सर, ये जनरल टॉनिक क्या होता है? ये कंपोजिशन से बनाया जाता है क्या? सर ये हमारे ग्रुप की प्रूविंग से है सर, ये आगे बताई जाएगी। हमारे ग्रुप ने बहुत सारे फार्मूलेस खुद पैदा किए हैं। हमारे ग्रुप के डॉक्टर्स ने, जो न्यूली कमर डॉक्टर हैं, वो सारे डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से इसको प्रूव किया है, और प्रूव करके हम लोगों ने ग्रुप में उसके प्रोटोकॉल्स डाले हैं। एक जनरल टॉनिक, एक पावर बूस्टर, एक लिम्फो बूस्टर, एक इलेक्ट्रोजाइम, एक हमारा नेचुरल टॉनिक, ये जितने हमारे 4-5 आधार स्तंभ है हमारे। सब लोग म्यूट कीजिए, बसवराज सर म्यूट कीजिए। प्रकाश जी। चले दोस्तों शुरू करते हैं। सबको बोलने के बाद भी म्यूट नहीं किया जाता है, अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मोरल डाउन होता है मेरा इसमें। आप लोग अगर चाहते हैं कि मोरल डाउन होके मैं पढ़ाऊं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टिप्स समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कंसिडरेशन होता है, हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है, 2 दिन हम थीसिस पढ़ाते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमोपैथ की थीसिस है दोस्तों, वो मैंने आपको बताई। आज मैं आपको सिंपल सा इलेक्ट्रोमोपैथ को प्रूफ करके बता रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रोमोपैथी यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हमारे बॉडी से, हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल पर मैच करती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लेवल पर हमको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। साहब ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों नाम दिया गया, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। उसके बाद समझाऊंगा ग्रुप्स, कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ग्रुप्स कितने होते हैं।
उसके बाद में मैं आपको टेम्परामेंट बताऊंगा दोस्तों, और टेम्परामेंट के बाद डायग्नोस्टिकल टेम्परामेंट अप्रोच, यानी आपके क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट आता है तो टिपिकली आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो पेशेंट आया है ये पर्टिकुलर सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है, लिम्फेटिक का है, मिक्स का, आप तुरंत बता दोगे। कोई व्यक्ति आपके टेबल पे आकर बात कर रहा है और आपसे आमने सामने बात, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और आप देख रहे हो कि यार ये पेशेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, आप कैसे ठीक कर सकते हो, आज मैं आपको बता दूंगा। लेकिन डायग्नोसिस जब आप करोगे आप देख के बोल दोगे इट इज अ केस ऑफ सैंग्वाइन, इट इज अ केस ऑफ लिम्फेटिक, इट इज अ केस ऑफ मिक्स, सीधा 3 जनरेशन। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। आयरिस डायग्नोसिस के लेवल पर मैं भी बहुत सारे टिप्स आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ईएच की, तो मैंने कल आपको बहुत हद तक क्लियर कर दिया था कि जहां पर डिसीज भी जब कॉम्प्लेक्स होती है दोस्तों, तो हम लोग कैसे उसको समझें कि भैया डिसीज है तो कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई, भाई सर्दी हुई तो सर्दी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई दोस्तों, ठीक है। अगर टाइफाइड हो गया, टाइफाइड कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया दोस्तों, तो हमको वो समझने की जरूरत है। क्योंकि होम्योपैथ का सिद्धांत है सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी समानता को, समानता के लेवल की मेडिसिन जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में एक मेडिसिन को देने पर जो सिम्टम पैदा करती है, उसी प्रकार के सिम्टम को लेकर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम वो मेडिसिन उठा के दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथ का सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथ के सिद्धांत को बहुत ही सिंपल वे में सिम्प्लीफिकेशन किया गया है दोस्तों, बहुत सिंपल वे में सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, वो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहलाता है दोस्तों। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने पूरे होम्योपैथ को बहुत ही सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं है व्हाई, क्यों जरूरत नहीं है, आप ऐसा क्या जानते हो जिससे ये आप जरूरत नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर किरण सेट्टी सर ने, हमारे बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि प्रोथ्रम्बिंग लेवल को कैसे कम किया जाता है। अब आप सोचिए, आप एक मॉडर्न साइंस के लेवल पर, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं किसी ग्रुप, किसी भी कल्चर वाले, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बहुत सारे वर्कर हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि 10th डाइल्यूशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। मैं कहता हूं आप जब किसी भी चीज को, रेमेडी को, आप जैसे होम्योपैथ की बात थी, तो होम्योपैथ ने पहले 19 डेसिमल दिया, फिर 199 यानी कि सेंटिसिमल दिया, फिर उन्होंने अभी 50 मिलीसिमल दे दिया। अर्थात एक भाग मेडिसिन 50,000 भाग वहां पर व्हीकल का लिया। अभी कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों। ये जो 50 मिलीसिमल का जो उन्होंने सिद्धांत लिया ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बेस है दोस्तों। मैं होम्योपैथ डॉक्टर होकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को सपोर्ट करता हूं और ये डायरेक्टली बोलता हूं, अभी भी हम लोग अगर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि सारा एडॉप्टेशन होम्योपैथ के लेवल पर अगर हो गया, आप देखो जितनी भी पोटेंटाइजेशन हो रहा है, जितनी भी पैटेंट मेडिसिन बन रही है दोस्तों, सारी की सारी कहां बन रही है, कंबाइंड लेवल पर बन रही है, और उसी लेवल पर दोस्तों वहां पर उनको रिजल्ट मिल रहा है। अगर सिंगल के लेवल पर हो तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात हुई तो प्यूरिफिकेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल क्या है, मैटी जी ने क्लियरली बताया है कि ब्लड और लिम्फ दो ऐसे चैतन्य द्रव होते हैं दोस्तों, एक्टिव ड्रग होते हैं, जो लगातार हमारे बॉडी में वर्क करते रहते हैं, उनका बनना और बिगड़ना दोनों लगातार चलता रहता है दोस्तों। तो ब्लड और लिम्फ जब हमारी बॉडी में स्वस्थता को रहते हैं, मतलब बिल्कुल प्यूरिफाई रहते हैं, हम हेल्दी स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश दोस्तों वहां पर वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ का डिसीज, हम मान लें दोस्तों कि वहां पर ब्लड और लिम्फ वहां पर दूषित हो गए और उसके कारण वहां पर डिसीज क्रिएट हो रही है दोस्तों, तो डेफिनेटली purification of blood and lymph according to electrohomeopathy and compound medicines or remedies, it is known as electrohomeopathic remedies। दोस्तों जब हमको पता है कि ब्लड और लिम्फ को इंप्योर करके पेशेंट हमारे पास क्यूर होने के लिए आ रहा है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए ब्लड और लिम्फ को प्योर करना, उसको शुद्ध करना। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत है। आप उसको कैसे शुद्ध करोगे, उसको शुद्ध करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा आज दोस्तों, कैसे करेंगे हम, ये पूरी कंसिडरेशन में आपको पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बिहाफ पर क्लियर करूंगा यहाँ पर दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा, डेफिनेटली वहां पर पेशेंट हेल्दी स्टेट में आ जाएगा दोस्तों। द कॉज ऑफ डिसीज इज इंप्योरिटी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है।
हम यहाँ पर जो डिसीज का काज होता है उसको हम बोलते हैं इंप्यूरिटीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में कोई इंप्यूरिटीज आ गई। अब इंप्यूरिटीज कई प्रकार के आ सकती है दोस्तों, वेस्टेज मटेरियल की आ सकती है। आप किडनी फेलियर में देखिए, डायबिटीज में देखिए क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है। आप हाइपरटेंशन में देखिए क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट वहां कलेक्ट हो रहा है दोस्तों, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव तत्व है। बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का काम होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, यानी हमारी बॉडी उसको प्यूरिफाई ही नहीं कर पा रही है, हमारी बॉडी उसको उपयोग ही नहीं कर पा रही, वो वहां कलेक्ट हो रहा है। यानी ये जब चीजें होती है तभी वहां पर ब्लड और लिम्फ दूषित होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम डिसीज के लेवल को जब जनरेट करते हैं दोस्तों, तो मॉडर्न साइंस भी वही मानता है जो हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि ब्लड, और जब तक अगर मान लो कहीं पर आपने कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं किया दोस्तों, तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस कैसे आके, पैरासाइट कैसे आएगा दोस्तों? जब उसको खाने को ही नहीं मिलेगा, वो खुद भूखा मर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड और लिम्फ में जब उसको खाने के लिए पर्याप्त चीजें मिलेगी तभी वो वहां डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारे मेटी जी ने एक ही चीज कहा, जब आप खाने की चीजें ही नहीं रखोगे तो ही तो स्वस्थ रहोगे। और यही चीज हमको देखने को मिलता है कि जब अभी कोरोना काल चला दोस्तों, हम कई चीज को लेते हैं, डेंगू के लेवल पर चलते हैं दोस्तों। जब हमारा खान पीन अच्छा होता है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा होता है दोस्तों, तो आपको डेंगू का मच्छर काट भी लेगा तो जरूरी नहीं है कि डेंगू आपके शरीर में पैदा हो जाए दोस्तों, जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में पैदा हो गया, उसकी इम्यूनिटी के सेल्स वहीं पर प्लेटलेट को मारने लग जाएगी और इसी कारण से प्लेटलेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ का इंप्यूरिटीज हुआ, और उस इंप्यूरिटीज के साइड इफेक्ट के कारण दोस्तों हमारे बॉडी के सिस्टम प्रभावित हो गए। अब वहां पर क्या सिस्टम प्रभावित हुआ, वहां पर मेडिकल साइंस का सबसे पहला सिस्टम प्रभावित हुआ, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। यानी हमारा बॉडी की ग्रोथ हार्मोनल सिस्टम से होती है, ठीक है, डिजनरेशन रीजनरेशन किससे होता है, हार्मोनल सिस्टम से। लेकिन बॉडी को जो ब्रेन कंट्रोल करता है वो किससे करता है दोस्तों, वो करता है हमारे नर्वस सिस्टम से। तो यहां पर ये चीज प्रूफ होती है दोस्तों कि जब कभी भी कोई इंप्यूरिटीज हमारी बॉडी में रहेगी, ब्लड और लिम्फ वहां पर इंप्योर होगा, तभी जाकर कोई भी डिसीज वहां पर कॉज होती है दोस्तों। ये बेसिक साइंस हमको यहाँ पर समझने को मिला दोस्तों। दूसरी बात, हम कहते हैं, अभी हम जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ठंड आई, फ्लू चालू हो गया, सर्दी कोल्ड चालू हो गया, कोरोना चालू हो गया, न्यूमोनिया चालू हो गया, अस्थमा चालू हो गया। भाई ये तो सब कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स डिसीज है। अब आपने क्या करा, या डिसीज को आपने डिवाइड कर दिया, साहब इसको तो एक्यूट इन्फेक्शन है, साहब इसको तो सब एक्यूट इन्फेक्शन है, साहब इसको तो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, अस्थमा का पेशेंट आया, बोला साहब आपने क्रॉनिक इन्फेक्शन है। आपने कैसे डिसाइड किया क्रॉनिक है दोस्तों? ठीक है, तो यहां पर हमको ये देखना है कि डिसीज को हम 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। हमारे एज भी इस चीज को मानता है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। अगर किसी को कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ, मतलब बहुत तेजी के साथ सिम्टम लेकर आती है दोस्तों, अचानक कोई को इन्फेक्शन हुआ, सर्दी हो गया और बहुत ज्यादा उसको दोस्तों आवाज भी बदल गई, खांसी भी आ रही है, फीवर भी बहुत तेज चल गया, सारे सिम्टम अचानक आके अचानक जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है एक्यूट डिसीज दोस्तों। सब एक्यूट डिसीज ये होती है, बार बार अगर इसी प्रकार की डिसीज होती है, आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से उसको क्योर नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके वो डिसीज उस ऑर्गन से फैलकर दूसरे ऑर्गन्स में फैलना शुरू करती है। और जब वो फैलना शुरू करेगी तो लोकल से जनरलाइज हो जाएगी, और जब लोकल से जनरलाइज हो जाएगी दोस्तों, तो मैंने कल आपको लास्ट में एक पॉइंट पे बताया भी था कि जब कभी डिसीज डीपली चली जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हायर डायल्यूशन देकर आपको डीप से उसको सुपरफिशियल लेवल पर लाना पड़ता है। अर्थात लोकल से जनरल जब वो जा चुकी होती है, तो जनरल से पुनः उसको हाई पोटेंसी की कुछ ड्रॉप्स देकर दोस्तों आपको जनरल से लोकल डिसीज के लेवल पर लाना पड़ता है। अर्थात जो फैल गई थी उसको फिर से अपनी जगह पर लाना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताऊंगा अस्थमा का दोस्तों। अस्थमा जब होता है तो आप देखते हैं धूल उड़ी, धुआं उड़ा, या किसी ने बघार लगाया किचन में, आप देखिए अस्थमा वाले की सांस निकलने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये हुआ एलर्जेंस के कारण। तो एलर्जेंस क्या सीधे फेफड़े में चला गया, सीधे लंग्स में चला गया दोस्तों? बिल्कुल नहीं। उसको एलर्जेंस जब डेवलप हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में हुआ, और नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से वो एलर्जेंस धीरे धीरे आपने उसको वहीं दबा दिया, सुखा दिया। और यही चीज में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। होम्योपैथ भी, आयुर्वेद भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में भी वही वात पित्त कफ
होम्योपैथ में भी वही सोरा सिफिलिस साइकोसिस, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी सैंग्वाइन, लिम्फेटिक और मिक्स टेम्परामेंट माना जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है? बनावट, शरीर की बनावट, आप किस वातावरण में रह रहे हो, किस समाज में पल रहे हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बॉडी भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज हमको बहुत हमारे घर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके घर में 2 बच्चे हैं, चाहे 2 लड़के हो चाहे 2 लड़की हो दोस्तों, नाराज मत होना, 2 लड़के हो या 2 लड़की हो दोस्तों। अगर 2 लड़के हैं, एक बहुत मोटा हो रहा है, एक दुबला हो रहा, इससे आपने क्या समझा? इससे ये समझा कि जो व्यक्ति बिल्कुल बिंदास है, किसी से कोई लेना देना नहीं, खाना पीना मस्त रहना, वो मोटा हो जाएगा। और जो मानसिक स्ट्रेस ले लेता, तनाव ले लेता, हवा करता है कि नहीं यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, मैं नहीं खाता, वो आदमी दुबला हो जाएगा। तो ये वातावरण के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये चीज हम लोगों के लिए मायने रखती है दोस्तों। इसीलिए एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक 3 डिसीजेस होती है, और तीनों डिसीजेस में दोस्तों जब आप ट्रीटमेंट करते हो थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। और यहीं पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 2 प्रकार से डिसीज को डायग्नोस किया जाता है दोस्तों, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक हम भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डिसीज के रूप में हम मानते हैं। पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रही है, कोई भी ऑर्गन बॉडी का कोई भी सिस्टम अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है दोस्तों, वो पॉजिटिव कहलाता है, पॉजिटिव वर्क करना, ठीक है। दूसरा कहलाता है दोस्तों नेगेटिव वर्क, यानी कोई ऑर्गन बिल्कुल कम काम कर रहा है, उस कंडीशन को हम दोस्तों नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस हमको जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों को साइकोलॉजिकल स्टडी करके जब उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वी आर द बेस्ट। मैं आपको लिख के दे दूं, आज से 10 साल बाद अगर हमारा इसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार चलता रहा, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के रेमेडीज जैसे किरण सर प्रूव कर रहे हैं, जैसे राजा बाबू सर प्रूव कर रहे हैं, इट इज द बेस्ट मतलब प्रूवर्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऐसे हम 1000 डॉक्टर चुन रहे हैं, और उसी में हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। जिस दिन हमारे 1000 डॉक्टर कंप्लीट, उस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इंप्यूरिटीज ऑफ ब्लड ऑफ लिम्फ जब कॉज हो रहा है, तो डिसीज कॉज हो रहा है। मैंने डिसीज कैसे होता है, इनको हम बाद में पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में, एक एक चैप्टर एक एक दिन का अलग अलग डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, जब डिसीज डेवलप हुई, अस्थमा हुआ, कोल्ड हुआ, कोराइजा, फ्लू हुआ, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ दोस्तों? सबसे पहले डिसीज किस में डेवलप होगी, क्या मानते हैं आप दोस्तों? ठीक है, यहीं से डिसीज की स्टेज हम लोग मेडिसिन की स्टेज देखते हैं दोस्तों। जब डिसीज अगर डेवलप होती है दोस्तों, तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई बॉडी की क्या है आपको मालूम है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। तो सबसे पहले डिसीज कहां आई दोस्तों? सबसे पहले डिसीज कहां पर आई? सेल में आई, ठीक है। अब एक जैसी सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। अब वो टिश्यू प्रभावित होगा, भाई एक सेल गया तो कई सेल का गुच्छा मौजूद है वहां पर, धीरे धीरे वो सेल से जर्म निकलकर दूसरी सेल में गए, दूसरी से तीसरी में गए, इस प्रकार से पूरे टिश्यू इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। और ये टिश्यू इन्वॉल्व हुआ तो सेल से टिश्यू में चला गया दोस्तों, यानी सेल में डिसीज हुई। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसीज, ठीक है, सेल के लेवल पर। तो यहां पर जब मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा ना, आप फट से बता देंगे S1 C1 A1 F1, जितनी 1 है ये सब इस सेल के लेवल पर काम करती है, जितनी 2 है वो सब इस टिश्यू के लेवल पर काम करती है। ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमको डायग्नोस्टिक पर्पज से वहां पर याद होना चाहिए दोस्तों। तो ये लेवल हमने देखा पहले सेल पर, और ऐसे कई सेल मिलकर टिश्यू के लेवल पर काम करते हैं दोस्तों। और जब टिश्यू प्रभावित होने लगता है तो जो ऑर्गन है, ठीक है, कहते हैं ना यार टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है साहब, ESR बढ़ा हुआ है। आप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से क्या देखते हो? ESR का क्या मतलब होता है? ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कहीं पर कोई बॉडी में टूट फूट होती है, वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में दोस्तों वहां पर ऑर्गन प्रभावित होने लग जाता है, यानी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ तो कई टिश्यूज मिलकर आपस में अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन प्रभावित हुआ तो सर्दी हुई। तो हम देखें इसको उदाहरण यहीं पर ऑर्गन तक आगे समझ लेते हैं। ऑर्गन, कई ऑर्गन, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप अगर जाओगे तो ऑर्गन देखिए, नोज आ गया, आगे आपने देखा वहां पर 2 पार्ट है, और ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, मतलब
नेजोफेरिंक्स। तो जब ये पार्ट वहां पर डिवाइड होगा तो नोज से आगे आप आओगे ट्रेकिया, ट्रेकिया का बाइफरकेशन ब्रोंकस, ब्रोंकस से आगे आपका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से आगे लंग्स। ये पूरे पार्ट हो गए। ये सबके सब पार्ट दोस्तों ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नोज अलग ऑर्गन हो गया आपका, ये पूरा इसोफेगस और जो ट्रेकिया रीजन है ये अलग ऑर्गन हो गया। नीचे आप ब्रोंकस आया अलग हो गया, ब्रोंकियल्स आया अलग हो गया। ये अलग अलग टिश्यू से बना होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा सिस्टम का जब निर्माण करता है तो मान लो अगर किसी को फ्लू हुआ तो फ्लू कहां से, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज से शुरू होगा, ठीक है, वहां से शुरू हुआ। अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रीट कर दिया, उस वायरस को बाहर निकाल दिया, तो क्या आगे बढ़ेगी डिसीज? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुआ और वो सेल के लेवल से घुसकर टिश्यू में, टिश्यू से लेकर ऑर्गन में, ऑर्गन से लेकर सिस्टम में गया दोस्तों, और जब सिस्टम प्रभावित हुआ तो डेफिनेटली आपको बॉडी का पूरा लेवल यानी पूरी बॉडी आपकी प्रभावित होते हुए वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। ये पूरे सिस्टम होते हैं बॉडी के। तो आप डिसीज क्यूर कैसे करोगे दोस्तों? क्या डायरेक्टली सेल को प्यूरिफाई कर दोगे आप? नहीं ना। आप कहां जाओगे? ब्लड और लिम्फ पे। क्यों? क्योंकि सेल से टिश्यू में आया, टिश्यू से ऑर्गन में आया, ऑर्गन से सिस्टम में आया, सिस्टम से बॉडी में आया। तो जब पूरी बॉडी में जा रहा तो कोई भी चीज न्यूट्रिशन के रूप में किससे आ रही है? ब्लड और लिम्फ से, ठीक है। तो वेस्टेज मटेरियल भी जाएगा किससे? ब्लड और लिम्फ से। तो जब आपको ये प्रूवन हो रहा है कि इट इज द बेस्ट साइंस एवर आई सीन, मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों डायरेक्टली सेल पे काम करने वाली मेडिसिन, और इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ का ट्रीटमेंट सारे साइंस से तेजी के साथ मिलता है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप किसी भी साइंस से हो, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इलेक्ट्रोमेपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमेपैथ की रेमेडीज की बात की जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट सेल पे काम करने वाली मेडिसिन होती है। इसीलिए ये सबसे पहले सेल पे, दूसरा टिश्यू पे, तीसरा ऑर्गन पे, चौथा सिस्टम पे और पांचवा वहां पर बॉडी पे काम करती है। तो जब आपको इस प्रकार से मेडिसिन चला रहे हैं दोस्तों, तो सेल पे चलाना है तो पॉजिटिव डोज दीजिए ना, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आइए। जब आपको टिश्यू पे चलाना, देन आपको थोड़ा सा मेडिसिन को डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब आप वहां पर D5 दीजिए, ठीक है। डाइल्यूट कर दिया आपने। आप जब आपको वहां पर ऑर्गन के लेवल पर काम करना है तो आपका दायरा बढ़ना पड़ेगा, आप D6 कर दीजिए। जब आपको सिस्टम के लेवल पर काम करना पड़ता है, देन यू इंप्रूव मोर नेगेटिव, तब वहां पर आपको दोस्तों नेगेटिव टू नेगेटिव जाना पड़ेगा। और जब पूरी बॉडी की आती है, सबसे पहले आपको 1000 2-3 डोज देकर धीरे धीरे उसको प्यूरिफाई करके नीचे की तरफ जाना है, अर्थात नेगेटिव टू पॉजिटिव आना है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आ गए? ये थ्योरी है दोस्तों इलेक्ट्रोमेपैथ की, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से ज्यादातर लोग सीनियर डॉक्टर्स हैं दोस्तों, और उन्हें बहुत इजीली समझ में आया। जो नए लोग हैं उनको भी धीरे धीरे करके जब वो स्टडी करेंगे, सारी चीज एक्यूरेटली माइंड में टाई अप हो जाएगी दोस्तों। कभी इधर से इधर कान से बाहर नहीं निकलेगी, इसी कान में ब्रेन के लेवल पर रह जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारा सिद्धांत को हम प्रूव करें दोस्तों, तो हमने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी हमारी कोई भी डिसीज अगर डेवलप होगी वो कॉम्प्लेक्स रूप में होगी। अब सेल्स में आई, सेल से टिश्यू, टिश्यू पे ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी में आई, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ रही है, तो ये हमारा एक सिद्धांत का पहला पॉइंट सिद्ध होता है, कॉम्प्लेक्सा। यानी कोई भी डिसीज आएगी, हेडेक भी हो रहा है दोस्तों, मल्टीपल रीजन ऑफ हेडेक, हेडेक के मल्टीपल रीजन होते हैं, आप कहीं पे भी किसी को भी देख लीजिएगा, तो हेडेक के कारण अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जब हेडेक का आप ट्रीट करते हैं तो हमारे पास तो सिंपल सी मेडिसिन है, हम ऑर्गन की मेडिसिन, हम ये देखते हैं कि हेडेक हो रहा है तो कहां पर हो रहा है दोस्तों, किस रीजन से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कौन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, उस ऑर्गन की रेमेडी दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। वहां पर सिम्टम सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेमेडी हमारी एक F1 में, एक WE में कई प्लांट्स मिक्स करके बने हुए हैं। और इसीलिए दोस्तों ये कंप्लीटली हेडेक, मतलब हेडेक किसी भी कारण से हो रहा, वहां पर हर हेडेक को कवर करने का काम वहां पर दोस्तों वो F1W के माध्यम से हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर हमने पढ़ा कि डिसीज कॉम्प्लेक्स है, तो क्या मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी दोस्तों? बिल्कुल 100% वहां पर कॉम्प्लेक्सिस, यानी कि कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। कॉम्प्लेक्सा हमने देखा डिसीज कॉम्प्लेक्स है तो मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिस का मतलब होता है दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स भी अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं दोस्तों। कुछ पॉइजनस प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग प्लांट होते हैं। मतलब अगर आपने एक प्लांट को यूज कर दिया, वो हो सकता है नक्स वोमिका, अगर आपने ओरिजिनल क्रूड एसेंस में दे दिया
पेशेंट मर भी सकता है दोस्तों, क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जब कोएबिशन टेक्निक से कोई भी प्लांट को बनाया जाता है, उसको यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो मेडिसिनल पावर जो होता है उसका, वहां पर मेडिसिन जो मॉलिक्यूल पावर होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है दोस्तों, वहां पर क्यूरिंग पावर शुरू हो जाता है। ये क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस होगा वो प्लांट्स, और प्लांट्स के साथ साथ जो मेडिसिन हम बनाते हैं रेमेडीज के रूप में, उसमें प्लांट को मिक्स करते हैं। आपने कभी भी, मैं आपके सीनियर डॉक्टर से सभी से पूछता हूं एक क्वेश्चन, आपने कभी गौर से देखा है S1 को या कोई भी मेडिसिन को? आपने गौर से देखा? वहां पर इक्वली जब आप मिक्सचर बना के देते हैं तो बहुत बार इक्वल क्वांटिटी में मिक्स मेडिसिन को मिक्स करते हैं, बहुत बार आपको रेशियो सेट करना पड़ता है, ठीक है। और हम रेशियो सेट करके ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी को बूस्टर बनाते हैं दोस्तों, खतरनाक रेमेडी बनाते हैं कि एक डोज दिया, सिंगल डोज में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप सीनियर डॉक्टर से मेरा निवेदन है, आप इसको अपनाइए, इसको अपडेट कीजिए अपने आप को। आप एक मेडिसिन उठाइए, आप S1 उठाइए, S1 उठा के देखिए कौन से प्लांट की ज्यादा मात्रा दी गई है और कौन सा प्लांट की कम मात्रा दी गई है। इसकी कम मात्रा क्यों दी गई है, इसकी ज्यादा मात्रा क्यों दी गई है, ये प्लांट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट कैसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। आपने क्लास में देखा होगा, भाई सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्लास में देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल मतलब इधर टीचर ने बताया, इधर एडाप्टर उसके माइंड में चला जाता है। वो क्या हुआ दोस्तों, वो बिल्कुल लंबे लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब वो बहुत जल्दी वहां पर अडॉप्ट कर लेता है और लंबे समय तक दोस्तों उस चीज को भूलता नहीं है। कुछ लोग देखेंगे आप मिडिल होता है, मतलब बहुत जल्दी अडॉप्ट तो कर लेंगे लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग। तो ऐसी कंडीशन जब हम लोग देखते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हमारे मेडिसिनल प्लांट भी काम करते हैं। जैसे हम है वैसे मेडिसिनल प्लांट भी है दोस्तों। वो कुछ बहुत ज्यादा तेजी से काम करने वाले एक्टिव प्लांट होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं, कुछ किसी को जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए, उसकी एक्शन को कम करने के लिए उसमें कुछ प्लांट्स को मिलाया गया है। उसका वहां पर कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी हायर जो एक्टिवनेस है उसको सप्रेस करके, उसको कम करके, उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर मिलाया गया है, ताकि उस तरह की क्रियाविधि जिसके लिए उसको मिलाया गया है वो वहां पर काम करे और वो डीप में जाकर दोस्तों बिल्कुल डिटेल कैरेक्टर में वहां पर काम करे। ये सारी चीज हम लोगों को वहां पर देखने को मिली है दोस्तों। तो ये इसीलिए प्लांट्स को हम यहाँ पर मेडिसिन के रूप में जब यूज करते हैं, रेमेडीज के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, ये ब्रिलियंटली वहां पर वर्क करती है। और इसी के कारण से दोस्तों हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ केवल हमारा माइंड फ्रेश कर लें दोस्तों, अगर हम अपने आप को अपडेट कर लें एज ए एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल लेवल पर ऑल स्टेजेस में, हमको केवल ऑर्गन की स्टडी कर लीजिए दोस्तों और केवल मेडिसिन को फिट कर लीजिए आप, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने केवल 10 साल 15 साल पहले डिग्री किया था और उसके बाद से वो एलोपैथ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आज जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आए हैं दोस्तों, तो उन्होंने 30-70 का रेशियो अपना लिया है। यानी मॉडर्न साइंस 30% और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक 70% के लेवल पर आ गए। तो ये फीडबैक है हमारा दोस्तों, हमने उनको इस लायक बना दिया है और हमने अपने आप को, मैं ये नहीं, मैं एक जरिया हूं दोस्तों, बस आपको अपडेट होने की जरूरत है। आप जितने अपडेट होंगे उतनी जल्दी हम लोग मास्टर बन जाएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के दोस्तों। तो ये था कॉम्प्लेक्सिस, कॉम्प्लेक्सिस। दूसरी बात करते हैं क्यूरेंटर। क्यूरेंटर का क्या मतलब होता है दोस्तों? आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, है ना। उसके बाद पांचवी पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। तो जो पैथी जिसके माध्यम से आप किसी भी डिसीज पर्सन को क्यूर कर रहे हो वो कहलाता है क्यूरेंटर। क्यूरेंटर मतलब क्यूर करना, या पैथी जिसके माध्यम से आपने वहां पर यूज की मेडिसिन और यूज करके दोस्तों आपने किसी पेशेंट को क्यूर किया। तो किसी भी मेडिकल साइंस का जब आप सब्जेक्ट लेते हो या डिग्री करना दोस्तों, कोई भी मेडिकल साइंस को बहुत माइन्यूटली ले लिया जाता है। और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर तो एक से बड़े एक धुरंधर एमडी स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, लेकिन कभी अगर आपने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों। मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, मैं आज भी अपने आप को अपडेट करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं आप दुनिया के लेवल पर चलने की कोशिश कीजिए। मॉडर्न साइंस से आपको टकराना है तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूं
वहां पर जब हम लोग अपडेट करते हैं अपने आप को दोस्तों, तो उन्हें पता ही नहीं रहता है सेल में मेडिसिन कैसे काम करेगी। ठीक है, मैं बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं एक सीनियर 33-34 साल पुराना डॉक्टर जब वहां पर एक्सप्लेनेशन करता है तो उसको बताते ही नहीं आता कि ये प्लांट यहाँ पर काम करेगा या ये मेडिसिन यहाँ पे काम करेगी। तो हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है दोस्तों। और यही चीज जब आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि साहब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मान्यता दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, तब हम लोगों के लिए दिक्कत आती है दोस्तों, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं कर पाते, वहां बता ही नहीं पाते ये मेडिसिन कैसे काम करेगी दोस्तों। इसीलिए ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई डीआई भी आ जाए तो उसके सामने आप इस तरह से बिहेव करिए कि यू आर द बेस्ट डॉक्टर, फिर देखिए रिजल्ट। वो आदमी अगर आप गलत भी होंगे तो भी वार्निंग देके आपको छोड़ देगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। जो तीसरी बात करते हैं, हमने बात करी कि यहाँ पर होम्योपैथ का सिद्धांत को मैटी जी ने अपनाया था। तो दोस्तों ये तो यूनिवर्सल सिद्धांत है, ठीक है, कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी ये तो समानता का सिद्धांत है दोस्तों। यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी के लेवल पर जाओगे तो ये तो पूरे विश्व में एक ही सिद्धांत है जो सब अडॉप्ट करते हैं। सारे जितनी भी आपके मॉडर्न साइंस ले लो, होम्योपैथ ले लो, आयुर्वेद ले लो, यूनानी ले लो, इलेक्ट्रो, सब लोग इसको मानते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी को। तो हम क्यों नहीं माने दोस्तों? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब आप अर्थ की बात करते हो, पृथ्वी की बात करते हो दोस्तों, तो पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर भी 70% वाटर है दोस्तों, 70% वाटर और 30% सॉलिड्स है दोस्तों, याद रखिएगा। अर्थ पे भी जब 70% वाटर और सॉलिड 30% है, तो आप जब प्लांट्स की बात करोगे दोस्तों, प्लांट्स में भी एज यूजुअल 70% वाटर है और 30% सॉलिड्स हैं दोस्तों। जब ऐसा है तो हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर लो। ह्यूमन बॉडी को भी जब देखोगे दोस्तों, तो ओरिजिनलिटी में देखोगे तो 70% वाटर है और 30% वहां पर सॉलिड है। तो जब ये इक्वलिटी है, समानांतर है, सिमिलर है, तो उसी से रिलेटेड वो प्लांट जब हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, वो वही वर्क उस प्लांट में कर रहा है जो ह्यूमन बॉडी में, उसमें मिलने वाले जितने भी तत्व हैं, माइक्रो, मैक्रो, ट्रेस एलिमेंट, जितना भी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो उसमें अवेलेबल है दोस्तों, जो भी तत्व एंजाइम के रूप में अवेलेबल है, वो सारी चीज वही काम कर रही है प्लांट में जो ह्यूमन बींग्स में वो एंजाइम वहां पर काम कर रहा है, माइक्रो, मैक्रो, ट्रेस एलिमेंट वहां पर काम कर रहा है दोस्तों, वही चीज उसमें मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसी से रिलेटेड सिमिलर प्लांट का वहां पर उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, इसीलिए मैं हेड्स अप करता हूं मैटी जी को, कितना डीप में। मैटी जी डॉक्टर नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा, मैटी जी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप सोचा कि मैं एक अलग काम करूंगा। तो ये केवल एजुकेशन के बेस पर हुआ। उन्होंने अपडेशन करा, लगातार मेडिकल साइंस के डिफरेंट थिंग्स को स्टडी करा उन्होंने दोस्तों। और जब डिफरेंट थिंग्स की स्टडी करी, उसके बाद आज आप देखिए वो व्यक्ति क्या छोड़ के गया हमारे लिए और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी के लेवल पर देखा तो 70-30 का रेशियो जब सब जगह है, तो इसीलिए मैटी जी ने सिंगल प्लांट का उपयोग किया दोस्तों। जबकि आयुर्वेद में, होम्योपैथ में सब डिफरेंट जड़ी बूटी को कूट पाट के या गंदगी ये वो सब चीजों को वहां पर यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दोस्तों मेडिसिन एक डिफरेंट तरीके से, जिसको एल्केमिक टेक्निक कहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों। उस टेक्निक के मान से यहां पर बनाई जाती है, जिसमें सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट। सल्फर मतलब वोलेटाइल ऑयल होता है दोस्तों, मर्क्यूरी मतलब उस प्लांट की बॉडी में जो एंजाइम होता है वो होता है, और सॉल्ट जो होता है दोस्तों, साल्ट मतलब मिनरल्स। इन तीनों को अलग अलग पहले करते हैं, उसमें से जितना भी पदार्थ गंदा होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद तीनों को प्योर करके दोस्तों उनको फिर से मिला दिया जाता है। यही हमारा स्पेजरिक एसेंस बनता है दोस्तों। और यही स्पेजरिक एसेंस हमारे बॉडी के लेवल पर वहां पर वही काम करेगा जो प्लांट के लेवल पर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड और लिम्फ है, जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था, उसी प्रकार से दोस्तों वहां पर ये काम करता है दोस्तों। तो फिर हम लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे दोस्तों? जब हमारी बात आती है दोस्तों, तो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कभी आपने नींबू का शरबत बनाया है दोस्तों? ठीक है, नींबू का शरबत, एक गिलास पानी लिया, एक नींबू निचोड़ दिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, और थोड़ा सा आपको अगर नमक डालना है या जो भी डालना आपने डाल के घोल दिया। कितनी बार घोलोगे दोस्तों शक्कर? कितनी चम्मच घोल सकते हो आप? सेचुरेशन, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जब आप देखते हो, जब उसमें शक्कर मिला रहे हो, या शक्कर को 1 चम्मच देख लो, ये कितना है? बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, लेकिन उसको अगर आपने पानी में घोल दिया तो मॉलिक्यूल्स दिखा के बता दो आप।
दिख रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स? बिल्कुल नहीं दिखेंगे दोस्तों। तो यहां पर जो क्रूड इसेंस होता है दोस्तों, उसमें मॉलिक्यूल्स मेडिसिन के बहुत घने होते हैं, बहुत सारे एक जगह दिखते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आप मेडिसिन को डाइल्यूट करते जाओगे, जैसे जैसे मेडिसिन को डाइल्यूट करोगे या पोटेंटाइज करोगे, दोनों में अंतर है दोस्तों। जब आप डाइल्यूट करते हो तो वहां पर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें घुलता चला जाता है। पहली बार में 1 चम्मच एक गिलास में घोला, उसमें से 5 ml निकाल के दूसरे गिलास में लग गया। पहले गिलास को पिया, मीठा था, दूसरे गिलास को पिया, थोड़ा कम मीठा हो गया, तीसरे में उसको डाल के देखा और कम मीठा हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों वहां पर वो मेडिसिन डाइल्यूट होती जाएगी। और जो 1:9 का रेशियो करते हैं फॉलो, या 1/10 का रेशियो फॉलो करते हैं दोस्तों, 10th डाइल्यूशन के बाद में किसी भी रेमेडी को आप प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर आप रेमेडी को प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को प्रूफ कर सकते हो दोस्तों। वो बायो एनर्जी के रूप में आगे आप 1000, 2000, 10,000 जितने भी डाइल्यूशन बनाओगे, वो बायो में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आगे आप ट्रांसफर करते रहते हो दोस्तों। लेकिन मेडिसिन केवल 10th डाइल्यूशन तक आप प्रूफ कर सकते हो, और यही मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। 10th डाइल्यूशन के बाद आप किसी भी मेडिसिन को प्रूवन नहीं कर सकते, वो सारी मेडिसिन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो अगर पड़ी रहेगी तो क्या एनर्जी डैमेज हो जाएगी? कितने लोग मानते हैं दोस्तों कि कोई एनर्जी अगर पड़ी हुई है तो खत्म हो जाएगी? दोस्तों एनर्जी, जब लॉ ऑफ एनर्जी की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लॉ ऑफ एनर्जी की बात होती है दोस्तों, तो एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। ठीक है, एनर्जी किसी भी चीज से दोस्तों डिस्ट्रॉय नहीं होती है, याद रखिएगा। एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती है दोस्तों। इट कैन ट्रांसफर्स ओनली, ये केवल ट्रांसफर होती है दोस्तों, यानी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। इसीलिए हम जब डाइल्यूशन थेरेपी का यहां पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो 1 डाइल्यूशन टू अनदर डाइल्यूशन जब आप प्रिपेयर करते हैं, उसमें अगर आप स्ट्रोक मारते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हैं? उस एनर्जी को, बायो एनर्जी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उस डाइल्यूशन में केवल आप एनर्जी के रूप में दोस्तों मॉलिक्यूल्स को चेंज, मतलब मॉलिक्यूल्स की गैप बढ़ा रहे हो, और गैप बढ़ाकर दोस्तों वहां पर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट करके आपको जितना आगे जाना है आप जा सकते हो दोस्तों। इसीलिए जब क्रॉनिक डिसीज की बात आती है, कैंसर की बात आती है, जितने भी टूट फूट की बात आती है दोस्तों, वहां पर बेसिकली आप लोगों का ये जो सिद्धांत होता है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से काम करता है। अर्थात आप अगर 1:9 का रेशियो फॉलो करते हैं, D7, D8, D9, D10, इट इज अ मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ कैंसर। और अगर आप यहां पर स्पेशली यूज करते हैं दोस्तों 147 सेकंड डाइल्यूशन के बाद, मैक्सिमम मैं मानता हूं 5th के बाद जितने भी डाइल्यूशन है दोस्तों, वो मिरेकल काम करते हैं। और यही मिरेकल दोस्तों किसी भी प्रकार के ट्यूमर, कैंसर, एबनॉर्मल ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। जब उनको रिड्यूस कर सकते हैं, व्हाई वी आर नॉट क्यूर वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड? 100% वी आर क्यूर। बस हमको ये देखना है एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक है। अगर लोकल जगह है तो आप D4 से D10 तक जाइए। अगर आपको लग रहा नहीं बहुत क्रॉनिक है, पहले आप उसको हाइपोटेंसिस देकर मतलब जनरल से लोकल में लाइए, उसके बाद में आप 10th डाइल्यूशन से D4 की तरफ आ जाइए या फर्स्ट डाइल्यूशन की तरफ आ जाइए, आपका पेशेंट कवर हो जाता है दोस्तों। तो ये होता है। तो यहां पर क्लियरली हमने देखा एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरा, इट कैन ट्रांसफर्स ओनली, केवल उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों। सिमिलरली फीलिंग कैन नॉट डिस्ट्रॉय इफ कैन चेंज, आप किसी भी फीलिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते दोस्तों। यानी अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद है, ठीक है, आप उसके लिए फीलिंग रखोगे, नहीं यार ये बहुत अच्छा आदमी है, आजा यार, चला जा, अंदर आ जा। लेकिन आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो क्या करोगे आप? अरे भाग यार, तेरे से बात नहीं करना, ठीक है, मुझे नहीं बात करना, चला। ये फीलिंग को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इसको चेंज आप जरूर कर सकते हो। जब उस आदमी ने आपके लिए अच्छा काम किया तो आप उसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। फीलिंग, चल ठीक है यार आजा, और जो आपके अच्छा था आपने देख लिया कि आपकी बुराई दूसरे के सामने कर रहा है, उसको आपने भगा दिया। यानी आप वहां पर फीलिंग को महसूस कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, चेंज जरूर कर सकते हो दोस्तों। तो ये सिंपल प्रूवन होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का दोस्तों। तीसरी बात, लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो प्लांट अपने पूरे जीवन काल में सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, भाई ऐसा तो नहीं है कि उस प्लांट की छत है तो उसको केवल सूर्य की रोशनी मिलेगी, चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलेगी, होता है दोस्तों ऐसा? नहीं ना।
तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब काइनेटिक एनर्जी की बात आती है दोस्तों, तो प्लांट अपने पूरे जीवन काल में दोस्तों वहां पर अपने लेवल पर बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है दोस्तों। और इसी दौरान जब हम लोग वहां पर उस प्लांट को, फ्रेश प्लांट को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो शक्ति आती है ना, वो सबसे बेस्ट शक्ति के रूप में, बेस्ट पावर के रूप में उसमें जनरेट होती है दोस्तों। इसीलिए प्लांट हैज एन ओड फोर्स, प्लांट में भी ओड फोर्स यानी आदि शक्ति उसमें पाई जाती है, जो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली शक्ति के बिल्कुल सिमिलर होती है दोस्तों। ठीक है, बस हमको ये देखना है कि उस प्लांट का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, वो प्लांट किस व्यक्ति से मिलता जुलता है, उस किस बॉडी के किस पार्ट पर, किस ऑर्गन के लेवल के एंजाइम्स को प्रिपेयर करता है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाता। ये सारी चीजें हम लोगों को वहां पर देखना पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको ये देखना पड़ता है कि ये प्लांट हॉट है, कोल्ड है, किस तरह का वर्क करता है। और यही चीज हम लोगों को ट्रैवल प्रैक्टिस में सीखने और सिखाने को मिलती है दोस्तों, कि उस प्लांट के कैरेक्टर को अगर हम समझ गए तो आप पूरे मेडिसिन के कैरेक्टर को समझ जाओगे दोस्तों। इसीलिए आप देखिए, मैटी जी ने जब, आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा अपना, है ना। सेकंड बात करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट से उस ओट फोर्स को निकाल लिया। अब ओट फोर्स को किस रूप में निकाला हमने, कोहोबेशन टेक्निक से। दोस्तों ये बहुत डिफरेंट टाइप की कोहोबेशन टेक्निक होती है, मैं इसको आगे आपको बताने वाला हूं कि कोहोबेशन टेक्निक से कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इसेंस को वहां पर प्राप्त करते हैं, सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट कैसे प्राप्त करते हैं। और डायरेक्टली आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास कोई 115 प्लांट में से कोई प्लांट अवेलेबल है, मैं बताता हूं आपको, घर के लेवल पर आप उस मेडिसिन को जनरेट कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए उस प्लांट का, आप फूल, पत्ती, तना, जड़, क्या चीज यूज करना और कैसे करना है, बस इतना आपको जानना है दोस्तों। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा दोस्तों। तो यहां पर वी कैन एड ओट फोर्स इनटू मेडिसिन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उस कोहोबेशन को प्राप्त करते हैं, और उस कोहोबेशन इसेंस को हम लोगों को क्रूड इसेंस के रूप में कोई D1 में देता है, कोई D2 में देता है, कोई D3 में देता है, और आजकल तो D4 में भी टिका दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो मेडिसिन होती है वो इस रूप में जब आती है दोस्तों, तो वो ओट फोर्स के रूप में आती है, यानी कि उस प्लांट ने अपने जीवन में जितनी भी शक्ति कलेक्ट की थी, जितना भी पावर कलेक्ट किया था दोस्तों, वो पावर वहां पर उसमें जनरेट होता है दोस्तों, और वो लेवल वहां पर मेंटेन होता है दोस्तों। इसे हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में कहते हैं। और जब हम इसको मेडिकेशन के रूप में हमारे फार्माकोपिया, अब दिक्कत वही है ना कि हमारा फार्माकोपिया अभी परफेक्ट नहीं है, कोई बोलता 19 में करो, कोई बोलता 147 में करो, कोई 224 में कहता है, कुछ कहता नहीं 63 में करो। ठीक है, यही दिक्कत है, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, जब भी न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है ऑर्गन को, वी यूज 19, 100% प्रूवन है दोस्तों। मेरे 23 साल के इतिहास में, जीवन में, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर मैंने लिया है दोस्तों, वो लेवल पर मैंने देखा है कि जब भी कहीं किसी ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, 19 का रेशियो इज द बेस्ट। लेकिन जब हमको न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन हो चुका है, सब एक्यूट क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो चुकी है, तब आप रिजल्ट लीजिए 147 से। क्लियरली माइंड में इस चीज को बिठा लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, क्लियरली माइंड में ये क्लियर करना है कि ये मेडिसिन इस तरह से काम करती है दोस्तों, तो ही आप बहुत आगे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा आप कंफ्यूजन होते रहेंगे, जितने ज्यादा टीचर्स मिलेंगे उतने ज्यादा अपनी थ्योरीज, अपने अपने लेवल पर थ्योरीज आपको देते रहेंगे, आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे दोस्तों। मैं केवल दो चीज मानता हूं, मैं 19, 147 दोनों को अडॉप्ट करता हूं। ठीक है, पॉजिटिव है मेरा माइंड। तो 19 जब न्यूट्रिशन ज्यादा जरूरत है 19 का उपयोग करिए, जहां पर आपको नेगेटिव में यूज करना है, साथ में न्यूट्रिशन भी देना है, देन यू यूज 147 दोस्तों। इसीलिए हम जब इन स्पेजरिक एसेंस को प्राप्त कर लेते हैं, कोई D3 में, एल्केमी टेक्निक वाले सब D3 में देते हैं दोस्तों, आपने वो बायो एनर्जी प्राप्त कर ली। अब एनर्जी को प्राप्त करने के बाद आपने रोटेशन दिया, उसको रोटेट कर दिया, मान लो डाइल्यूट करना है तो आप इस मेडिसिन को डाल के हिला लिया आपने, बस हो गया, ये रोटेशन करके दे दिया पेशेंट को, या हल्का सा मूवमेंट एक्शन कर दिया, हल्का सा मिक्स कर दिया, आपने पेशेंट को दे दिया। ठीक है, तो वो बायो एनर्जी आपने प्राप्त करी प्लांट से, उसको आपने कंपनी फार्मेसी से लेकर आपने मेडिसिन प्रिपेयर करना शुरू कर दिया दोस्तों। ये क्या करा, ये आपने लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉलो किया दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ट्रीट कर रहे हो दोस्तों। चौथा, लॉ ऑफ फ्रोजन यानी मून एंड सनलाइट वाइब्रेशन। दोस्तों आपको पता है
मून की लाइट, चंद्रमा की लाइट और सन की लाइट, ये भी हमारे लेवल पर, बॉडी के लेवल पर या प्लांट के लेवल पर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्ट जनरेट करती है दोस्तों। इसीलिए इन द अर्लियर टाइम, प्रारंभिक समय में जब आप देखोगे दोस्तों, तो अर्लियर टाइम में पीपुल यूज टू वर्क इन सनलाइट एंड स्लीप इन मूनलाइट। आप देखते थे दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो घर से निकलता था, जब लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, ट्यूबलाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या करता था, दिन में काम करता था और रात में आकर दोस्तों सोता था, ठीक है। लेकिन यही वो कारण था जिसको हम लोग नहीं जान पाए दोस्तों। यही वो कारण था कि सूर्य में धूप में काम करता था और रात में मूनलाइट में आकर सो जाता था। यही उनको हेल्दी स्टेट में मेंटेन करके रखता था दोस्तों, और यही कारण से वहां पर हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहते थे लोग। लेकिन आजकल हम लोगों ने दोस्तों एटमॉस्फेयर को इतना गंदा कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है, वही सनलाइट हमारी बॉडी में दोस्तों कैंसर तक डेवलप कर रही है। जो पहले लोग 24 घंटे काम करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसी प्लांट के लेवल पर जो वोट फोर्स आप जनरेट करा रहे हो दोस्तों, तो वहां पर मूनलाइट क्या करता है, मूनलाइट गिव्स कामनेस एंड कूलनेस, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल शांति प्रदान करता है हमको दोस्तों। यानी प्लांट का लेवल जब आप देखोगे, बहुत सारे प्लांट नाइट में फूल देते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्लांट नाइट में अपना पूरा फंक्शन करते हैं, और बहुत सारे प्लांट डे में अपना फंक्शन करते हैं। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब मूनलाइट गिव्स कामनेस एंड कोल्डनेस, देन इट गिव्स एनर्जेटिक कामनेस, शांतिपन, यानी बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी की रीग्रोथ कराने में काम करते हैं। तो फिर सनलाइट में क्या करेंगे दोस्तों, सनलाइट गिव्स हीट, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, अर्थात स्टिमुलेंट का काम करेंगे। यानी हमारे जो सनलाइट वाले जितने भी दिन वाले जो प्लांट होते हैं दोस्तों, जो अपना पूरा काम दिन में करते हैं, वो वहां पर हीट देंगे हमको, एनर्जी देंगे और एक्साइटमेंट देंगे। तो इसी चीज का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमारे मैटी जी ने किया दोस्तों। और इसीलिए जब इलेक्ट्रोमेपैथ लेवल को मेंटेन किया दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरे पॉइंट वाइज समझ में आया होगा दोस्तों। तो यही पॉइंट वाइज आप लोगों को डिटेल हमारी स्टडी में आगे पूरा डिटेल में ये मैंने प्रूफ किया इलेक्ट्रोमेपैथ को। इस तरह से आपको इलेक्ट्रोमेपैथ को समझना है, जो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर ग्रुप्स। आज हम ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के, देन वी आर स्टार्टेड 1 मेडिसिन डेली प्लस टेम्परामेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की, ठीक है। अगर हम स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें जो इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी की बात करना है दोस्तों सॉरी, तो मैटी जी के जो 38 मेडिसिन ओरिजिनल है दोस्तों, जो उन्होंने खुद ने बनाई थी, वो मेडिसिन की बात हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद में आपको मैं कंबाइंड मेडिसिन बताता हूं और कंबाइंड मेडिसिन का भी आपको रेशियो बताता हूं, ताकि हम आगे आप लोगों को उसके बारे में भी पूरी डिटेल बता सकें। क्योंकि सिंगल मेडिसिन से ज्यादा दोस्तों वहां पर कंबाइंड मेडिसिन ब्रिलियंटली वर्क कर रही है दोस्तों। मैं कंबाइंड मेडिसिन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, और वही कंबाइंड मेडिसिन के लेवल पर अगर राजा बाबू सर यहाँ हैं तो वो बता सकते हैं। उन्होंने पीसीओडी, फाइब्रॉइड के मल्टीपल केसेस को, मल्टीपल डिसऑर्डर के केसेस को ठीक किया। हमारे किरण शेट्टी सर, हमारे वर्मा सर, जुगराज सर, इन्होंने मल्टीपल डिसीजेस को क्योर किया है दोस्तों। वो ऐसे नहीं किया, अनुभव के आधार पर किया दोस्तों। प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट का जो रूल होता है उसको फॉलो किया दोस्तों। ये S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12 स्लैश, ये इस प्रकार से रेमेडीज बनाई है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी रेमेडीज कंबाइंड इफेक्ट के रूप में भी बनाई है दोस्तों। वहां पर उन्होंने बनाई है S4, S7, S8, S9, S13 सिंथेसिस, ठीक है। मैं आपको एक एक का शार्ट डिस्क्रिप्शन देता जाता हूं, जहां पर हम लोगों ने इसका पूरा रिसर्च देखा है दोस्तों। बाकी फिर जब डिटेल पढ़ेंगे
बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी दोस्तों जो किसी भी बुक्स में रिटर्न नहीं है, किसी भी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, केवल आपको प्रूवन चीज, हमारे ग्रुप के द्वारा प्रूवन चीज, और अगली क्लास आएगी तो आपके द्वारा प्रूफ की हुई चीज वहां पर पेश की जाएगी दोस्तों। तो यहां पर हम बात करते हैं स्क्रोप्लोसो ग्रुप में दोस्तों, S1 से लगाकर S13 स्लास और सिंथेसिस, टोटल मिलाकर इतनी मेडिसिन यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। S1 की बात कर रहे हैं, S1 इज ए यूनिवर्सल रेमेडी। आप किसी भी डिजीज में, जब मेटीजी ने स्टार्ट किया था मेडिसिन बनाना दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन S1 के रूप में बनाई थी, और S1 से उन्होंने मैक्सिमम डिसीज को कवर करना शुरू किया। धीरे धीरे देखा S1 से बहुत सारी डिसीज कवर नहीं हो रही, तब जाकर उन्होंने एक प्लांट को एक्स्ट्रा मिलाकर दोस्तों S2 को बनाया, फिर S2 से कवर नहीं हुआ S3 बनाया, इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ाते चले गए, तब पूरा स्क्रोफुलोसो ग्रुप का वहां पर जनरेशन हुआ दोस्तों। S1 की बात करें, S1 सबसे बेस्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है दोस्तों। पूरी बॉडी का फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस S1 से शुरू होता है दोस्तों। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के लेवल पर किसी भी प्रकार के रोग को आपको कवर करना है, S1 इज द बेस्ट। ओनली S1 से आप सिंगल मेडिसिन से लेफ्ट साइड की डिसीजेस को कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये पूरी बॉडी में काम नहीं करती, फिर यूनिवर्सल कैसी है, लेकिन इसकी प्राथमिकता होती है सबसे पहले लेफ्ट साइड के रोगों को, उसके बाद में राइट साइड में भी जाकर दोस्तों कंप्लीट क्योर करती है। कोई भी डिसीज का लेवल आप लेकर आ जाओ, इसीलिए S1 इज द बेस्ट। S2 की बात करें, S2 का लेवल, अब यहां पर सब ऑर्गन्स की रेमेडी भी है दोस्तों, है ना, इसलिए मैं S1 की बात करूं तो S1 स्टमक के लेवल पर काम करती है दोस्तों। S2 की बात करें तो S2 लीवर के लेवल पर काम करती है दोस्तों। लोअर लिम्ब से, यानी किसी को गैसेस अगर पास नहीं हो रही है, लोअर लिम्ब से गैसेस पास हो रही है, वहां पर S2 का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए S2 जो होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, उसमें ब्रिलियंटली वर्क करती है। जितने भी मैं बताता हूं सेंसरी नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, मेल रेमेडी का तमगा मिला हुआ है S3 को, तो फीमेल रेमेडी का तमगा मिला हुआ है S2 को दोस्तों। यानी जब हम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली मेडिसिन पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको देखना है लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1 काम करती है, सैंग्वाइन टेम्परामेंट में S2 या S5 काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे। S5 की बात करें दोस्तों, S5 डायरेक्टली मोटर नर्व पे काम करने वाली है दोस्तों, स्किन की सुपरफिशियल लेयर पर काम करने वाली मेडिसिन है, और साथ ही साथ ये बेसिकली दोस्तों मसल्स पे काम करने वाली मेडिसिन है, लेकिन इसमें कुछ मेडिसिन को ऐड करना पड़ता है, तब जाकर वहां पर ब्रिलियंटली वर्क करती है। आगे हम पढ़ेंगे, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। S10 की बात करें दोस्तों, S10 ब्रेन पे भी काम करती है। S10 इंटेस्टाइन के फंक्शनल रेमेडी है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी ठीक करने का काम करती है। S11 ये इसोफेगस के लेवल पर काम करती है, वॉमिटिंग को रोकने का काम करती है। जितनी भी मोटर न्यूरॉन डिसीजेस होती है दोस्तों, मोटर न्यूरॉन डिसीज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे कि मोटर न्यूरॉन डिसीजेस क्या होती है, तो मोटर न्यूरॉन डिसीजेस जितनी भी होती है, इसके 1000 डायल्यूशन से ब्रिलियंटली वर्क आपको देखने को मिलेगा। S12 आइज रेमेडी है, आंखों पे काम करती है, लेकिन ये ऐसी रेमेडी है जो किसी का भी अल्कोहलिज्म, जो दारू पीते हैं दोस्तों, जो अफीम बांग गांजा खाते हैं, वहां पर अगर आप सपोर्ट ले लेंगे S12 C12 S1 का REY का, तो आप देखेंगे दोस्तों ब्रिलियंटली वहां पर आप लोगों, हजारों पेशेंट को हम लोगों ने दोस्तों वहां पर आंखों पे काम करती है। अगर इसी चीज को S12 को आप 30 पोटेंसी में दोगे दोस्तों, तो किसी भी बच्चे की मेमोरी पावर अगर आपको बढ़ाना है, 100% आप वहां पर बढ़ा सकते हो दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है वहां पर बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ जाता है दोस्तों। स्लास की बात करें, रेक्टम से लगाकर एनस तक काम होता है दोस्तों स्लास का। अगर किसी को रेक्टम में आकर मल सड़ रहा है, वहां से बाहर नहीं आ रहा, उसको बाहर निकालने का काम स्लास करती है। लेकिन इसको जैसे जैसे नेगेटिव करते जाओगे, मान लो 30 डायल्यूशन कर दिया, तो S1A1 स्लास 30 डायल्यूशन इज अ मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स की शिकायत हो दोस्तों, मिरेकल है। आप देखेंगे 30 डायल्यूशन, इट इज अ मिरेकल। हमारे ग्रुप के सारे लोग जानते हैं S1A1 स्लास इज अ बेस्ट प्रूव्ड डायल्यूशन। ये हमारे ग्रुप की देन है, जिस ग्रुप ने प्रूफ किया है दोस्तों। मैं केवल बताता हूं, मैं रिजल्ट में ले रहा हूं, लेकिन मैंने खूब बड़ा चढ़ा के बता देना, आपको एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। आप जब प्रूफ करते हो, वो साइन लग जाता है, थप्पा लग जाता है कि नहीं। मैक्सिमम मेरे ग्रुप के 300 डॉक्टर है, 300 डॉक्टर में से 100 डॉक्टर ने, 150 डॉक्टर ने इस फार्मूले को प्रूफ कर दिया, और जब प्रूफ कर दिया इट इज बेस्ट, थप्पा लग जाएगा, हाँ ये ग्रुप का ये फार्मूला है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है दोस्तों। सिंथेसिस, इसमें सारा 1-1 मिला हुआ है दोस्तों। A1 की जगह इसमें आजकल, पहले तो सब A11 था, अभी यहाँ A3 यूज कर दिया। कुछ लोग यहाँ P1 को जगह P2 यूज करने लग गए। सब अपने अपने थ्योरी चलाते हैं दोस्तों। जो नया साइंस आता है, नया साइंस बना के डाल देता है, इससे कोई मैटर नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इसमें 1-1 साइंस है दोस्तों। यहाँ पर A1 की जगह A3 यूज करते हैं, मैं A1 आज भी यूज करता हूँ दोस्तों।
S4 की बात करें दोस्तों तो S4 मैक्सिमम S2 और वेन1 दो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये कंबाइंड मेडिसिन है दोस्तों, ये सिंगल है, ये कंबाइंड मेडिसिन है। यहाँ पर S2 और वेन1 दो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। S7 की बात करें, S7 स्पेशली दोस्तों S1 और A1 से मिलकर बना हुआ है। और ये अगर आप S7 को हाइपर टेंशन के लेवल पर जाएंगे ना, ब्लड प्रेशर के लेवल पर, आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। S7 आ रही हाइपोटेंशन, S7Y हाइपरटेंशन, बस इतना याद रखिए। हाइपो में पॉजिटिव में देना है, हाइपर में नेगेटिव में देना है, मैंने बताया था आपको दोस्तों, इसीलिए ये काम करता है। S8 की बात करें दोस्तों, S1 और A3, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू यूज S8। S8 इज ए मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ लिम्फेटिक एंड ब्लड, यानी अगर आपको ब्लड और लिम्फ दोनों को प्योर करना है, S8 इज ए बेस्ट मेडिसिन दोस्तों, आप वहां पर S8 का प्रयोग कर लीजिए। S9 S5 F1, इसका जो कॉम्बिनेशन है S5 F1 दोस्तों 50-50% से मिलकर बना है, और इसका मेन काम होता है दोस्तों मसल्स के लेवल पर, लीवर के लेवल पर काम करना, खासतौर से लीवर। S9 इज ए बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ लीवर डिसीज दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताते जा रहा हूं, धीरे धीरे करके हम इसको आगे डिटेल पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। S13 डॉक्टर प्रभाकर मिश्र सर ने बनाई है S13 दोस्तों, इट इज अ मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ डायबिटिक पेशेंट, एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बॉडी के किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कवर करने की क्षमता रखती है दोस्तों S13। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर S13 के कॉम्बिनेशन पे जाओगे, इसमें S6 35% है दोस्तों, अगर आप ऊपर जाते हैं F1 30% है, WE के लेवल पर जाओगे वो भी यहां पर दोस्तों 30% आपको देखने को मिलेगी। तो 5% यहां पर केवल C17 मिला हुआ है, और C17 जब नेगेटिव में देते हो दोस्तों, तो ये नेगेटिव में जाकर डायरेक्टली दोस्तों वहां पर ब्रिलियंट काम करती है, और ब्रिलियंटली दोस्तों वहां पर डायबिटीज के लेवल को कवर करने का काम करती है, बशर्ते हमें उसके साथ में C8 C18 और यहां पर खास तौर से S8 का मेटाबॉलिज्म रेमेडीज का दोस्तों वहां पर उपयोग करना है। जाके आगे जाकर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा कि ये मेडिसिन वहां पर कैसे काम करती है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको स्क्रोफ्लोसो ग्रुप समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिम्फेटिको ग्रुप में दो मेडिसिन होती है, L1 L2। L1 मेन मेडिसिन होती है दोस्तों जो वहां पर डॉक्टर मैटीजे ने बनाई थी, और L1 को उन्होंने केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाई थी दोस्तों, केवल और केवल वहां पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता था दोस्तों। लेकिन आजकल L1 को इंटरनल दिया जाता है, और साथ में कॉम्बिनेशन की रेमेडी बन गई S1 L1 A3 कॉम्बिनेशन करके L2। ये L2 बहुत ब्रिलियंट रेमेडी है दोस्तों। आप डेंगू का लेवल देख लो, आप इनफर्टिलिटी का लेवल देख लो, आप ल्यूकोरिया का लेवल देख लो, या आप किसी के इंपोर्टेंसी का लेवल देख लो, या किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का लेवल देखना है दोस्तों, वहां पर मैं L2 C11 का प्रयोग करता हूं। इट इज अ ब्रिलियंट प्रोटोकॉल। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने इसको कितने अच्छे से समझा है कि ये फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल लेवल पर कितने डीप में काम कर रही है दोस्तों। आजकल एक डॉक्टर है श्रीवास्तव साहब, उन्होंने L3 का भी वहां पर प्रोडक्शन कर दिया, यहाँ S1 हटा के S2 जोड़ दिया, L1 A3 एज इट इज जोड़ दिया, और L3 बना दिया दोस्तों। लेकिन हमारे साइंस में केवल L1 और L2 यहां पर अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज से अपडेशन हमेशा करता हूं। ये L3 नई मेडिसिन है जिसके बारे में पता नहीं है, कहां काम करती पता नहीं है, लेकिन बन गई है दोस्तों, आगे जाकर ये आएगी। दूसरी बात करते हैं फैब्रिफिगोस की दोस्तों। L1 का मेन काम मैं आपको कल बताऊंगा कि ये मिडिल मैन का काम करता है, एंटी स्क्रोफ्लोसो ग्रुप और एंजाइटिको ग्रुप के बीच में मिडिल मैन का काम करता है, अर्थात इधर से ले जाना और उधर से लाना, ये काम इसका लिम्फेटिको का है। कैसे होता है मैं डायग्राम में आपको कल प्रूफ करके बताऊंगा दोस्तों। दूसरी बात फेब्रिफिगो की। अब फेब्रिफिगो मतलब फीवर से रिलेटेड दोस्तों, जब फीवर से रिलेटेड मेडिसिन की बात आती है तो F1 F2। F1 इज अ सिंगल मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करती है दोस्तों। F1
ठीक है। F1 से जब W को सपोर्ट कर दिया जाता है, S10 को सपोर्ट कर दिया जाता है दोस्तों, वर्वन को सपोर्ट कर दिया जाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे काम करती है। F1 इंटरनली दी जाती है, F2 एक्सटर्नली दी जाती है। लेकिन दोस्तों आप सुन के आश्चर्य होगा, जब F1 काम नहीं करती है या किसी कारणवश F1 का काम खत्म हो जाता है, तब F2 को जब नेगेटिव करके दिया जाता है दोस्तों, इट इज ए बेस्ट एंटी मलेरियल। किसी भी प्रकार के सेरेब्रल मलेरिया के लिए दोस्तों, मैक्सिमम आई हैव क्योर्ड मोर देन 322 पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, क्योर विद इन 2 months. It is not possible for any science, but it is possible for our electrohomeopathy, only our electrohomeopathy. F2 1000 is the best medicine for any type of cerebral malaria. जो भी रेजिस्टेंट मलेरिया होता है, उस रेजिस्टेंट मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उनको तोड़कर वहां से बाहर निकाल देता है। जो लीवर और ब्रेन के लेवल पर चले जाते हैं, वहां से वो बाहर आ जाते हैं दोस्तों। और जब ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई हो गया तो हमारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल वहां पर जनरेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, पेक्टोरल ग्रुप। ठीक है, जब पेक्टोरल ग्रुप की बात आती है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है पेक्टोरल ग्रुप रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करने वाली मेडिसिन है। अर्थात हमारे ग्रुप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैटी जी ने ऐसे कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। मैटी जी ने वो सारी चीज दे दी है कि जब आप सेल पे काम कर रहे हो, टिश्यू पे काम कर रहे हो, ऑर्गन बॉडी पे काम कर रहे हो, सिस्टम पे काम कर रहे हो, सारी चीज की मेडिसिन अलग अलग दे दी उन्होंने। ऑर्गन के लेवल पर भी दे दी और डिसीज के स्टेज यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज के लेवल पर भी उन्होंने मेडिसिन निकाल के दे दी है, जो मैं आपको बताऊंगा। पेक्टोरल लेवल पर P1 से P9 मेडिसिन है दोस्तों। यहां पर P1 से P4 तक ओरिजिनल मेडिसिन से जो मैटी जी ने बनाई थी, और P5 से लगाकर P9 दोस्तों उनके शागिर्द हमारे जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर उन्होंने बनाई थी। P1 का मेन रोल होता है पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करने का। P2 का मेन रोल होता है लंग्स के लेवल पर जो कंजेशन, जो अस्थमा का लेवल होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस का लेवल होता है, वहां पर काम करना। न केवल वहां पर काम करना, इवन वहां पर बॉडी में कहीं भी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यू का लेवल कहीं पर डैमेज होता है, टिश्यू रेमेडी के रूप में भी काम करती है। इसीलिए P2 का हम दोस्तों कैंसर में बहुत बड़ी रेमेडी के रूप में यूज करते हैं। एंटी कैंसरस गुण भी इसमें होता है दोस्तों, इसीलिए इसका वहां पर यूज किया जाता है। P3 की बात करें दोस्तों, तो P3 जो होता है स्पेशली अगर देखेंगे, ये बच्चों का 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे और फीमेल की खास रेमेडी है। P4 के लेवल पर जाएंगे, ओल्ड एज बूस्टर है दोस्तों, ओल्ड एज के लेवल पर काम करती है। जब P5 की बात आएगी दोस्तों, तो P5 में P1 और C5 का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। मैं एक ग्रुप में बना के डाल दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। P1 और C5 इसमें 50-50% मिला हुआ है। जब P7 की बात, सॉरी P6 की बात आती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस करेक्शन है। P5 की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर P2 और C5 और वेन1 ये यहां पर मिला हुआ है। P2 दोस्तों 34%, C5 33% और वेन1 33%, इस प्रकार से जनरेट हुआ। तो जब कभी भी आपको ऐसा लग रहा कि कोई हेरिडिटरी का केस आपके सामने आया है, तब वहां पर P5 का यूज करते हैं दोस्तों। P6 का लेवल भी यही बताता है, इसमें P1 और C5 50-50% है दोस्तों। जबकि P7 में फिर P2 आ गया 40%, C5 40% और A1 20%। यानी वहां पर अगर लंग्स का, हार्ट का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई पल्मोनरी आर्टरी की स्वेलिंग हो रही है दोस्तों, या पल्मोनरी वहां पर हाइपरटेंशन हो रहा है, वहां पर ये बहुत ब्रिलियंट वर्क करती है दोस्तों। P9 की बात करें हम दोस्तों, P8 सॉरी P2, C5 और F1, अर्थात एक एक मेडिसिन को चेंज करते गए, उसके परसेंटेज को कम ज्यादा करते गए दोस्तों, और वहां पर कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपको वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों।
ये मेडिसिन में टाइम ज्यादा हो गया दोस्तों, इसलिए आपको छोटा छोटा बता देता हूँ, फिर इसका डिटेल जब हम पढ़ेंगे, जब बहुत अच्छे से दोस्तों इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर जब एंजाइटी को ग्रुप की बात आती है दोस्तों, A1 आर्टरी पे काम करने वाली मेडिसिन है, हार्ट के लेफ्ट साइड में काम करने वाली मेडिसिन है दोस्तों। अर्थात ब्लड जब प्यूरिफाई होकर पूरी बॉडी में जाता है और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो किडनी फेलियर हुआ, तो आप A2 दोगे या A1 दोगे दोस्तों? किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए किडनी फेलियर के लेवल पर जा रही है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया। तो किडनी की तरफ ब्लड को अगर पहुंचाना है तो आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के मेडिसिन अर्थात A1 को S5C6 के साथ सपोर्ट करके F1 और RE के साथ सेकंड डायल्यूशन में देना पड़ेगा। ये पूरा फिनोमिना हो जाता है जो किडनी फेलियर के लेवल पर जाता है दोस्तों। A2 जब भी कहीं पूरी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में काम आता है, इसलिए A2 का मेन रोल वेन्स पर होता है, वीनस सिस्टम पर A2 का काम होता है। वेरिकोज वेन देख लो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सीखने का है। A3 हार्ट के लेवल पर काम करती है दोस्तों, यानी हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, वहां पर ब्लड से रिलेटेड, एनीमिया से रिलेटेड कोई कंप्लेन होती है, वहां पर इसका रोल बेसिकली देखने को मिलता है दोस्तों। अगर A4 की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर A1 20% और B 90%, और अगर A5 की बात करेंगे वहां पर A3 10% और B 90%। अर्थात ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप A5 का उपयोग करके देखिएगा। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वहां पर आप A5 का उपयोग करके देखिएगा। और जब A4 की बात आएगी तो कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा, A4 इज ए मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग। A4 की 2 ड्रॉप 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, एक चम्मच हर घंटे पे दे दीजिए, पेशेंट को देखिएगा दोस्तों आप, इमीडिएट विद इन 1 आवर एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग सप्रेस हो जाएगी, बंद हो जाएगी दोस्तों। ये प्रोटोकॉल हमको देखने को मिलता है दोस्तों। वेनेरो ग्रुप स्पेशली जुड़ा हुआ है दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से, जेनेटिकल डिसीज से, ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस से दोस्तों। यहां पर केवल वेन1 सिंगल ओरिजिनल मेडिसिन है दोस्तों, बाकी के सब कंबाइंड रेमेडीज है दोस्तों, और कंबाइंड रेमेडीज में वहां पर इसका प्रोटोकॉल कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जब वेनेरो ग्रुप की बात आएगी तो वेन2 जो होती है स्पेसिफिक होती है दोस्तों, S2 वेन1 C17 से मिलकर बनती है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई हेरिडिटिकल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार का स्टोन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, या किसी भी प्रकार का पॉइजन जब आपके लेवल पर देखने को मिलता है, उसको कवर अप करने का मेन रोल यहां पर दिखाती है दोस्तों। वेन3 में वेन1 C5A2 का इस्तेमाल हो गया है। तो जब वेन3 का उपयोग तब करना है आपको दोस्तों, जब बॉडी में किसी भी प्रकार का जेनेटल एबनॉर्मिटी या हेरिडिटिकल या ऑटो इम्यूनल कोई डिसीजेस डेवलप होती है और वहां डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उस डिस्ट्रक्शन से क्यूर करने के लिए दोस्तों इस मेडिसिन का टिपिकली वहां पर यूज किया जाता है। वेन4 की बात करें, वेन1 वर्वन A2 यूज होता है दोस्तों। तो वेन1 वहां पर वेन4 यूज करना है जहां पर सारी कंप्लेन गायनिकोलॉजिकल ऑटोइम्यून इम्यूनिटिकल होती है, लेकिन वहां पेन बहुत होता है, वहां इन्फेक्शंस होती है, तब उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। वेन5 की बात करें, वेन1 S5A2 C3 इसमें यूज किया जाता है दोस्तों। ये स्पेसिफिकली जब कभी भी स्किन के लेवल पर किसी भी प्रकार के जेनेटल डिसीजेस होती है या वाउंड के लेवल पर या कोई भी ऐसी हेरिडिटिकल कंडीशन जो डीपली सीटेड होती है, उसको कवर करने के लिए टिपिकली यहां पर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए, और जब वेन6 की बात करें दोस्तों, तो ये डॉक्टर प्रभाकर मिश्र सर ने बनाई है, जेनिटोफेम इसका नाम दिया गया है। वेन1 S5 C1 F1 का यूज किया गया है दोस्तों। जब कभी भी ऑटो इम्यून डिसीज होती है, वहां पर दोस्तों जो ब्रेन से भी रिलेटेड हो और नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड हो दोस्तों, वहां पर मिरेकल इसका काम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, अब बचता है दोस्तों कैंसरस ग्रुप। जो कैंसरस ग्रुप है उसमें C18 तक, C1 C2 ऐसे करके C18 तक मेडिसिन है दोस्तों। C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये ओरिजिनल मेडिसिन है। C7 कॉम्बिनेशन, C8 कॉम्बिनेशन, C9 कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, C10 ओरिजिनल मेडिसिन है, C11 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है, C12 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है, C13 ओरिजिनल मेडिसिन है, C14 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है, C15 ओरिजिनल है,
C16 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है, C17 ओरिजिनल है और C18 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है दोस्तों। इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके पॉइंट्स होते हैं, जो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा दोस्तों। C1 सेल के लेवल पर, फीमेल के स्पेसिफिक रेमेडी के लेवल पर, C2 होलो मस्कुलर ऑर्गन, ब्लैडर नुमा ऑर्गन के लिए बेस्ट है दोस्तों। म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट है। C3 की बात करें, मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है। C4 बोन के लेवल पर, आपको पता है मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। C5 वहां पर मसल्स के लेवल पर टिश्यू रेमेडी है दोस्तों, सबसे बेस्ट कैंसर रेमेडी है। C6 किडनी पे काम करने वाली, बोन मेरो पे काम करने वाली मेडिसिन है। लास्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की मेडिसिन है दोस्तों C6। C7 कॉम्बिनेशन है दोस्तों A2C5 का। इसका मेन काम होता है ब्लड को, जितनी भी ब्लड की इंप्यूरिटीज होती है बॉडी में, उसको दूर करना दोस्तों। C8 की बात करें, जब आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो C8 में दोस्तों खास तौर से वहां पर आप लोगों को कॉम्बिनेशन के रूप में मेडिसिन देखने को मिलेगी दोस्तों। C9 की बात करेंगे, C8 में दोस्तों C10 और S2 F1 का मेन रोल यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों C10 के साथ में। इसीलिए ये बेस्ट रेमेडी होती है फॉर किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसीलिए इसको डायबिटीज के लेवल पर हम इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं दोस्तों। C11 में A2 S5 C5 L1 का यूज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों C11 और L2 का प्रयोग जब आप देखोगे तो बॉडी के लेवल पर किसी भी चीज को न्यूट्रिशन देना और वहां से गंदगी को बाहर निकालकर प्यूरिफाई करना, ये दोनों काम आप एक साथ करते हो L2 C11 में, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों। C12 की बात करें, C1A1 और एट्रोपा बेलोडोना, एक्स्ट्रा मेडिसिन इसमें एट्रोपा बेलोडोना यूज की गई, और ये खास तौर से C12 की बात करें, यूट्रस के जितने भी फाइब्रॉइड स्ट्रक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, पेन हो रहा हो, फाइब्रॉइड हो रहा हो, यूट्राइन सिस्ट हो रहा हो, पॉलिप्स हो रहा हो, सब ठीक करने का काम करती है दोस्तों। साथ ही साथ मेमोराइजिंग पावर को बढ़ाने का काम करती है। साथ साथ ये जितने भी वाइन वाले केस होते हैं, दारू वाले केस होते हैं दोस्तों, उसको कवर करने का काम करती है दोस्तों। अगर हम C12 की बात करें और C14 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ये स्पेशल डॉम्फिन 2 के नाम से जानी जाती है दोस्तों, जिसमें C13 F1 और A3 ये मिलके बनी हुई है, जो थ्रॉट रीजन के, थ्रॉट कैंसर की नंबर 1 रेमेडीज के रूप में सामने आती है। तो थ्रॉट इन्फेक्शन जितने भी टाइप का होता है दोस्तों, उसको ठीक करने के रामबाण मेडिसिन है। लेकिन C16 की बात करेंगे दोस्तों, तो C16 जिसको लॉर्ड 2 कहा जाता है दोस्तों, C15 S1 और हाइडेस्टिस कैंडेंसिस से मिलकर बनी है। स्टमक कैंसर का कोई भी पेशेंट आता है दोस्तों, बगैर C16 के कवर नहीं होता। C16 इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ स्टमक कैंसर। और लास्ट रेमेडी की बात करें दोस्तों, C18 एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जिसको यूरोमास कहा जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की बेस्ट मेडिसिन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। C6 F1 S1 ये 3 मेडिसिन के मिलने से बनी है दोस्तों, जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने का काम करती है दोस्तों। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रुप है, 9वां ग्रुप दोस्तों, वर्मीफिगो ग्रुप बचा है। वर्मीफिगो 1 और वर्मीफिगो 2 2 रेमेडीज होती है दोस्तों। वर्मीफिगो एक तो एंटी वर्म रेमेडी होती है और एंटी स्पाज्मेटिक रेमेडी के रूप में जाना जाता है, यानी हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई पेन होता है, स्पाज्म होता है, उस स्पाज्म को दूर करने का काम वर्मीफिगो ग्रुप का मेडिसिन करता है। वर्ड 2 एक्सटर्नल यूज किया जाता है, वर्ड 1 इंटरनल यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों को डल हेडेक होता है, जो लोग लंबे समय से किसी न किसी लेवल पर दोस्तों हेडेक से पीड़ित होते हैं, आप केवल वर्ड 1 को 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालिए, 105 स्ट्रोक मारिए, और अगर आपके पास एल्केमी टेक्निक की डिस्टिल वाटर में बनी हुई मेडिसिन है, तो आपको स्ट्रोक भी मारने की जरूरत नहीं है, हल्का सा घोल दीजिए और उसको डायरेक्टली दोस्तों 5-5 ml हर घंटे में पीने को बोल दीजिए। वो बॉटल खत्म होते होते डल हेडेक खत्म हो जाएगा दोस्तों। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की दोस्तों। WE, RE, Y, G, B और एक स्किन वाटर APP। लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रिसिटीज डॉक्टर V कुमार सर ने बनाई है दोस्तों, जिसका मुझे अभी पता नहीं है, वायलेट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। ये 2 इलेक्ट्रिसिटी का लेवल उन्होंने नया बना दिया है दोस्तों, 2 मेडिसिन नई बना दी है। लेकिन हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रिसिटी के। किसी भी प्रकार से यहां देखेंगे 2 इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है और 1 इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों यहां पर न्यूट्रल है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
हाँ दोस्तों, सर बहुत बढ़िया था सर आज का क्लास, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, सर कॉन्सेप्ट नमस्ते। जी हेलो, जी सर। डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल जलगांव से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर एक तकलीफ ऐसी थी, एक पेशेंट है सर जो क्रॉनिक रेनल फेलियर में है। सर प्रोटोकॉल पूछने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आज के नहीं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए सर। सर जी नमस्कार। बिल्कुल जैसे टॉपिक D1 से रिलेटेड है। जी सर हेलो। D1 D2 सर जी, D3 मेरी जो बात बनता है सर 1:9 के रेशियो में, तो जी। सर उसमें 105 स्ट्रोक लगाना जरूरी है क्या सर हर बार? सर जिस कंपनी से आप मेडिसिन लेते हैं ना, ये जी। उस कंपनी का रेशियो होता है। आप जब भी मेडिसिन किसी कंपनी के परचेस करेंगे, आप जी, उनसे जी। पूछिए, ठीक है। वो जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, मैं एम आचार्य जी से लेता हूं, उड़ीसा से, क्रूडिसेंस, और जब उनका 1:9 रेशियो से मैं तोड़ता हूं तो 110 स्ट्रोक मारा जाता है, ठीक है, 110 स्ट्रोक। लेकिन वही चीज जब मैं बिहार से लेता हूं, डॉक्टर AK सिंह के यहाँ से, वो 105 स्ट्रोक का बताते हैं। यानी ये जो कंपनी वहां पर मेडिसिन बना रही है, वो कंपनी बताएगी आपको। आप उनसे पूछिए कि आप किस टेक्निक से बनाते हो, उसमें कितने स्ट्रोक देना है वो बताएंगे। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है केवल 10 स्ट्रोक का बोलती है। यानी आप जब D1 से क्रूड से D1 D2 D3 बनाते हैं, ओनली 10 स्ट्रोक लेने का बोलती है, जैसे डॉक्टर प्रभाकर सर, ठीक है। ओके सर आपका मैंने एक वीडियो देखा कि सर, उसमें आपने बताया है सवाल कि ये था शुगर में S13 का इस्तेमाल किया जाता है। सर इसका S13 कौन सा होता है? जी सर आपका एक वीडियो देखा मैंने, उसमें आपने बताया है कि S13 का इस्तेमाल किया जाता है शुगर के लिए और जी। S17 का। तो सर S13 कौन सा होता है? सर S13 आपने देखा नहीं है, डॉक्टर प्रभाकर सर की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, ये मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। S13 में आप जब कॉम्बिनेशन के लेवल पर जाओगे तो C17 केवल 5% मिला हुआ है, ठीक है जी। और जब आप उसमें मेडिसिन देखोगे तो मेडिसिन का लेवल है S6 35%, F1 30%, C17 5% और WE 30%। जी ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। आप डायडम उठा के देखिए, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र का पूरा डिटेल दिया हुआ है। हर प्रकार की मेटाबॉलिक डिसीज को कवर करने की क्षमता है इस मेडिसिन में। मैं मैक्सिमम साल भर में मैक्सिमम मेरे पास 100 ml क्रूड डिसीज खत्म होता है S13 का, आप उससे अंदाज लगा लीजिए, और देना केवल D3 में है। थैंक यू सर, Yes. थैंक यू। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। जी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया काम करता है सर वो, मेटाबॉलिज्म मसल के लिए वही काफी है सर। S13 शुगर के लिए S13 को कौन से डाइल्यूशन में देना चाहिए पेशेंट को? जी शुगर पेशेंट को S13 कौन से डाइल्यूशन में देना चाहिए पीने के लिए? सर D3 में दीजिए, आप डायरेक्ट D3 में दीजिए आप। सर मैं D5 में दे सर। रहा हूँ, तब भी रिजल्ट आ रहा है सर। बिल्कुल आएगा, आप जैसे भी अकॉर्डिंगली कंडीशन दे सकते हो। मैं D3 में ही देता हूं, थोड़ा सा लंबा समय लगता है, लेकिन D3 में देने से पूरे ऑर्गन्स के लेवल पर न्यूट्रिशन होता है। उस न्यूट्रिशन के मिलने के बाद में ऑर्गन में लड़ने की क्षमता आती है, वो रोगों से लड़ता है, और तब जाकर जो रिजल्ट होता है वो परमानेंट होता है सर। सर ये PCOD में क्या मेडिसिन देना पड़ता है? सर प्रोटोकॉल मत पूछिए, आज से रिलेटेड जो भी चीज है आप वो पूछिए। सर आपने अभी सर ये जो 110 और आप समझा 105 की बात P1 की है। P2 P3 उसको आराम से समझाइए, उसका डिटेल बताइए सर। सर इसका डिटेल आपको समझने के लिए कम से कम 12 दिन लगते हैं, ठीक है, एक दिन में वो नहीं हो ठीक है, जाएगा। वो बात से आपने सही बताया। हम तो क्या प्रैक्टिशनर है, नए हैं प्रैक्टिशनर, तो उसके लिए शांति से बताइए थोड़ा, क्योंकि स्पीड में जाओगे हमारा ऊपर से चला जाएगा। सर अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, अभी मैंने मेडिसिन कहाँ स्टार्ट कर दी जो आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी नहीं, तो नहीं, केवल आपकी बात सही है, आप इंट्रोडक्शन सही बात हो सर, मगर हम तो नए हैं तो हमको ऐसा ही लगेगा ना। थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, 1 महीना कम होगा, ज्यादा होगा सर, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा सर, ओके थैंक यू सर। देना चाहिए फूड से डाइल्यूशन कैसे बनाया जाता है जी अगले क्लास में। सर सारी चीज एक के बाद एक आएगी, मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं। मैं आपको बोरिंग नहीं होने देने के लिए ये स्टेज लेके आया। आपको मैं पूरा डिटेल बताकर जब उसका डाइल्यूशन ये बताऊंगा ना, तब आपको पूरा मेडिसिन बनाना बता दूंगा, पूरा डिटेल। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा 16 महीने का क्लास इसीलिए टाइम दिया है, एक एक चीज इतनी परफेक्ट बताऊंगा
कि आपको कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन प्रोटोकॉल भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब मेरा फिलोसॉफी चालू होगा तब आपको समझ में, कल आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको बताऊंगा कि कितनी डिसीज एक साथ आप कवर कर सकते हो। ठीक है सर ये सर 105 और 110 में क्या अंतर है सर? ज्यादा अंतर तो है नहीं सर स्टॉक में। जी, लेकिन सर क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, मेडिसिन की जो उनकी टेक्निक होती है बनाने की, किस हिसाब से वो वहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फार्माकोपिया अभी तक अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रोमेपेथ में। तो कौन सा फिजिशियन, कौन सी फार्मेसी वाला वहां 10 प्लांट मिला रहा है, 5 मिला रहा है, 4 मिला रहा है, 8 मिला रहा है, कैसे मिला रहा है और उस मेडिसिन का रिजल्ट कैसे आ रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये L2 आपने डेंगू के लेवल पे कैसे बताया सर? जी सर L2 के बारे में थोड़ा सा डेंगू के लेवल पे आपने बताया सर। सर L2 का कॉम्बिनेशन को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। S1 L1 A3 कहाँ काम कर रहा है? तो सर इसको डेंगू का प्रोटोकॉल ही समझे सर। S10 और L2 इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ डेंगू। राइट सर। आप मुझे बताइए डेंगू में क्या होता है? सर डेंगू में प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं सर। ये क्या काम करेगा? सर बिल्कुल राइट सर, है ना। डेंगू के लेवल पर जब जाओगे, डेंगू का कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है तो आपको S5 वर1, ठीक है, C13 B का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेंगू होता है तो डेंगू के सिम्टम पे जाइए आप। डेंगू में कफ भी होता है, कोल्ड भी होता है, कोराइजा भी होता है, फीवर भी होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको वो मेडिसिन भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। राइट सर। आप देखें तो वहां पर कंप्लीट अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो L2 S10 देख लो, P1 S5 C13 B देख लो, वर1 देख लो, Y देख लो, ये सब हो गया, इतने में सब हो गया। लेकिन फिलोसॉफिकल पॉइंट पर काम करोगे तब ये होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे फार्मूले बनाते हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं करते सर। राइट सर। थैंक यू सर। स्क्रोफ्लोसो में क्या डिफरेंस है जी? स्क्रोफ्लोसो और एंटी स्क्रोफ्लोसो में क्या डिफरेंस है सर? दोनों एक ही चीज है, बोलने की जरूरत है। जो यहाँ पर लिम्फेटिक चैनल पे काम कर रही है ना, उसको एंटी स्क्रोफ्लोसो के नाम से जाना जाता है। बताऊंगा सर, मैं आगे बताऊंगा आपको। Your way of teaching and the philosophy is very correct, sir. Please follow the same thing, sir. जी मैम, थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. सर Thank you, sir. आई वांटेड टू नो वन मोर थिंग सर, ये मटेरिया मेडिका बाय जीपी अग्रवाल सर, ये सही मटेरिया मेडिका है पढ़ने के हिसाब से? सर देखिए, मटेरिया मेडिका कम से कम मैं आपको 40 बता सकता हूँ, 40 मटेरिया मेडिका। ठीक है, अच्छा, अपने लेवल पर सब सही है सर, अपने लेवल पर सब काम कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप केवल मेरे लेक्चर का नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, आपको किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे पास 139 बुक्स का सार है इलेक्ट्रोमेपेथ का, है ना, और मैक्सिमम सारी बुक्स का एक है। लेकिन मैं दो बुक्स को सबसे अच्छा मानता हूँ, एक NL सिन्हा जी की पूरी 9 बुक्स और एक डॉक्टर प्रभाकर का डायडम। ये जेन्यून है, इसमें जो भी चीज लिखी है जेन्यूसिटी के साथ लिखी हुई है, जो वास्तव में काम करती है। ठीक है सर, ये कहाँ मिलती है? अमेजोन पे सर्च करो सर, सब मिल जाएगी आपको। डायडम भी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आपको, मैं एड्रेस दे दूंगा उनका। ठीक है सर। क्लास था सर। मैडम सर बहुत अच्छा क्लास था सर। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो सर पुस्तक का नाम भी दे दीजिए, पुस्तक ग्रुप का में नाम जो है लेखक है। ग्रुप में डाल दूंगा दोस्तों। ओके सर कुछ दिन बाद और बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर के क्लास करने के बाद। जी मैम, यही चीज देखो, ये समिष्टा मैडम ज्यादा समय नहीं हुआ मेरे साथ, शायद 6 या 7 महीने हुए मैडम आपको। हाँ सर जी। जी, आपको 7 महीने में कितना लग रहा है, कितना सेटिस्फाई हो आप? बहुत बहुत। ये जो आप इनिशियल क्लासेस करा रहे हैं, इसका तो सर जानकारी ही नहीं है कुछ किसी को। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। सर ये P1 भूल जाएंगे सर। जी मैम, भूल जाएंगे, डैडम आएंगे सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। थैंक यू मैम। चलिए दोस्तों, सर ये P1 P2 P3 ये पेक्टोरल यानी इट इज एनी रिलेटेड टू द पेक्टोरियल यानी चेस्ट मसल्स के रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर। इट इज अ मेडिसिन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट
नोज टू लंग्स, प्लूरिसी से लगाकर आपकी पूरी बॉडी में जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कनेक्शन हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लंग्स के साथ में हार्ट से संबंध हो, कार्डियोवास्कुलर संबंध हो, सारी चीज पे काम करती है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में भी होता है सर, पेक्टोरियल मेजर एंड माइनर। बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। अरे जब पढ़ाएंगे यार सारा डिटेल में आएगा ना सर। सर लेट मी टॉक। सर वो बुक्स का नाम आप डाल दीजिएगा ग्रुप में। ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके सर। प्रकाश सर।